जय हिंद दोस्तों। आज हम जो प्रसव का पहला वीडियो आया था उसी के आगे हम पढ़ेंगे और सवालों को सरल करेंगे किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। पहली बात तो हमने आपसे कहा था कि आपको परसेंटेज पढ़ने के लिए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है उन्हें समझना है और जब तक वो याद नहीं होंगे तब तक के वो हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे। तो एक बार उनको हम देखेंगे फिर सवालों की तरफ आएंगे। पहला काम है कि आपको 1 से 20 तक और 1 से 50 तक की फ्रैक्शन वैल्यू याद हो। जैसे कि 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 50%। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। और 1/4 की क्या होती है ये भाई 25%। ठीक है। 1/5 की क्या होती है 20%। और 1/6 की क्या होती है आपकी 16 सही 2/3%। 1/7 की क्या होती 14 सही 2/7%। क्लियर है। और 1/8 की होती है 12.5%। और 1/9 की क्या होती है आपकी 11 सही 1/9%। और 1/10 की क्या होती है आपकी 1/10 की होती है आपकी 10%। क्लियर ना। ये वैल्यू आपको याद करना है। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब 12.5%। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। और 1/10 का मतलब क्या होता है आपका 10%। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी सवाल आपके लगेंगे। और आगे देखते हैं 1/11 का क्या होता है 9 सही। हमने कहा यहाँ 11 है तो यहाँ 9 होगा और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 11 होगा। तो 1/11 का क्या होता है 9 सही 1/11। 1/12 का होता है 8 सही 1/3। 1/12 कैसे याद रखना है 8 सही 3/, ठीक ना। 8 सही 3/4 होगा। अच्छा मान लो आपको दिक्कत बन रही हो निकालना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे 1/12 है तो किसी भी भिन्न को अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है उसका फ्रैक्शन मान आ जाता है। जैसे क्या हो जाएगा 12 8 96। 12 8 कितना हुआ 96। 12 8 96 हुआ बचा कितना आपका 6 और बटे क्या हो जाएगा 12। 6 का नाम 6 6 दूनी 12 यानी 8 सही 1/2 क्या हो जाएगा 8 सही 1/2 इसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन मान आ जाएगा। क्लियर है ना। 1/12 का 8 सही 1/3 होगा 8 सही 1/3। 12 8 कितना हो गया 96। कितना बचा आपका 4 बचा भाई कितना बचा 4 4 का नम 4 4 टाइम 12 तो 8 सही 1/3 होगा यहाँ पे 8 सही 1/3। क्लियर ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। सपोज दैट जैसे आपको इसका निकालना है तो आप जो भी फ्रैक्शन दिया हो उसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/12 का कितना हुआ 8 सही 1/1। हमने जानबूझ के गलत लिखा ताकि हम इसको समझा पाए। ठीक ना। 1/8 का मतलब 1/12 का मतलब क्या है 8 सही 1/3। 1/12 का मतलब क्या है 8 सही 1/3। 1/12 क्या है 8 सही 1/3। क्लियर है। और 1/13 का क्या है 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। 1/13 का क्या है 7 सही 9/13। 1/12 का क्या है 1/12 का है 8 सही 1/3। 1/12 क्या है 8 सही 1/3। और 1/13 क्या है 7 सही 9/13। 13 तो नीचे रहेगा 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। तो 1/13 का है 7 सही 9/13। 1/12 का याद हुआ नहीं 8 सही 1/3। 8 सही 1/3। और 1/13 का 7 सही 9/3। ये बताओ दोनों याद है नहीं। 1/12 क्या है 8 सही 1/3 और 1/13 का क्या है 7 सही 9/13। क्लियर है ना। 14 का याद करना बेहद आसान है। कैसे 7 सही 1/7। 14 का क्या होता है 7 सही 1/7। 14 का बताओ याद हुआ 7 सही 1/7। 13 का क्या है 7 सही 9/13। 1/12 का क्या है 8 सही 1/3। ये तीनों फ्रैक्शन याद हुए। और 10 का क्या है आपका 10%। 1/11 का क्या है आपका 9 सही 1/11। और 9 का क्या है आपका 9 का 11 सही 1/9। और आपका 1/8 का क्या है 12.5।
1 बटा 8 का क्या है 8.5 और 1 बटा 7 का क्या है 14 सही 2/7 और उसके बाद आपका क्या है जो भी है 6 का कितना होता है 16 सही 2/3 1 बटा 5 तो 20%, 1 बटा 4 का मतलब 25%, 1 बटा 3 का मतलब 33 सही 1 बटा 3 और 1 बटा 12 का 50। बताओ 14 का कितना 7 सही 1 बटा 7। क्लियर है ना 14? 1 बटा 13 क्या 7 सही 9 बटा 13 और 1 बटा 12 तो आपको याद ही हो गया, गलत हुआ था 8 सही 1 बटा 3। कितनी बात क्लियर है कि नहीं? आगे चले हम। उसके बाद 1 बटा 15 क्या है 16 सही 2/3 16 सही 2/3 16 सही 2/3 1 बटा 16 का पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि आपस में 6 भाई होते हैं तो 1 बटा 4 करके खाते हैं तो 6 सही 1 बटा 4 तो 1 बटा 15 का क्या है 6 सही 2/3 1 बटा 16 का क्या है 16 सही 1 बटा 4 1 बटा 17 बेहद आसान है 1 बटा 17 15/17 होता है या 5 सही 15/17 ये बहुत खूबसूरत नंबर है एग्जाम में बहुत रखता है इसको 5 सही 15/17 क्या है 5 सही 15/17 1 बटा 17 क्या है 5 सही 15/17 1 बटा 16 का क्या है 6 सही 1 बटा 4 1 बटा 15 का क्या है 6 सही 2/3 और 1 बटा 14 तो याद है 7 सही 1 बटा 7 1 बटा 12 याद है 8 सही 1 बटा 3 1 बटा 13 क्या है 7 सही 9 बटा 13। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे ये बड़ा आसान है वैसे 1 बटा 18 का भी 5 सही 5 बटा 9 5 सही 5 बटा 9 5 सही 5 बटा 9 किसका है 18 तो 18 आएगा तो 9 उसका आधा होगा 5 सही 5 बटा 9 1 बटा 18 का क्या होगा 5 सही 5 बटा 9। क्लियर है? 1 बटा 19 का क्या है 5 सही 5 बटा 19 5 सही 5 बटा 9 18 का है 5 सही 5 बटा 19 कितना है 19 का है और 20 का क्या है आपका 5%। देखो 1 बटा 40 याद रखिएगा 2.5%। जैसे हम 1 बटा 8 का याद रखते हैं 12.5 वैसे हम याद रखेंगे 1 बटे 40 का 2.5%। 2.5% किसका है 1 बटा 40 1 बटा 40 का। क्लियर है ना? और 30 का क्या होता है 1 बटा 30 का 3 सही 1 बटा 3 तो 1 बटा 30 का क्या है 3 सही 1 बटा 3 और 40 का क्या है 2.5%। 50 का क्या है 2। ये सारी बातें आपको याद करनी है धीरे धीरे हम विभिन्न वीडियो बनाएंगे और इनको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। एक वैल्यू बहुत खतरनाक मिलती है 37 सही 1 बटा 2 क्या है 37 सही 1 बटा 2 किसकी है 3 बटा 8 3 बटा 8 की फ्रैक्शन वैल्यू 37 सही 1 बटा 2 का परसेंटेज मतलब 3 बटा 8 आया कैसे भाई 1 बटा 8 का क्या है देखते हैं यहाँ पे 1 बटा 8 का हमने पढ़ा 12 सही बोलो 1 बटा 12.5% भाई 1 बटा 8 का मतलब 12.5 अब 3 बटे 8 है तो 3 यहाँ से गुणा होगा तो 3 यहाँ से गुणा होगा नहीं पिछली क्लास में हमने बताया पिछली क्लास आप जरूर देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 12 तिहाई 36 और ऊपर क्या हो जाएगा 3 बटा 2। हमने पिछली क्लास में भी बताया कि जो ऊपर बड़ी संख्या लिखी हो नीचे छोटी संख्या लिखी हो सही फ्रैक्शन में नहीं है इसे हमें छोटा करना पड़ेगा ऊपर सदैव क्या होना चाहिए छोटा। ये बताओ 3 बड़ा है नहीं तो इसका ये मतलब ये भी है इसका मतलब है 36 प्लस 3 बटा 2 जैसे कहीं पे लिखा हो 1 सही 1 बटा 2 इसका सच मायने में मतलब क्या है 1 प्लस 1 बटा 2 ये भी तो है। कहीं पे अगर लिखा है 4 सही 5 बटा 8 तो इसका मतलब ये भी है 4 प्लस 5 बटा 8। क्लियर है? अब यही से आप ये भी तो समझेंगे 36 को 3 बटा 2 लिख सकते हैं नहीं बोलो तो ये क्या है आपका 36 अब ये कितनी बार जाएगा एक बार 2 एकम 2 कितना बढ़ा 1 बटा 2 36 से कितना आ जाएगा 37 सही 1 बटा 2। क्लियर होगा कि नहीं? अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 37 सही 1 बटा 2 तो 37 सही 1 बटा 2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3 बटे 8 शायद उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बोलो भाई आगे चलें तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको बार बार याद रखना 1 बटा 2 का मतलब 50% 1 बटा 3 का मतलब 33 सही 1 बटा 3 1 बटा 4 का मतलब 25 1 बटा 5 का 20 1 बटा 6 का 16 सही 2 बटा 3 1 बटा 7 का 14 सही 2 बटा 7 1 बटा 8 का 12.5 1 बटा 9 का 11 सही 1 बटा 9 1 बटे 10 का 10 1 बटा 11 का 9 सही 1 बटा 11 1 बटा 12 का 8 सही 1 बटा 3 1 बटा 13 का 7 सही 2 बटा 13 1 बटा 14 का 7 सही 1 बटा 7 1 बटा 15 का 6 सही 2 बटा 3 1 बटा 16 का 6 सही 1 बटा 4 1 बटा 17 बेहद आसान 5 सही 15 बटे 17 1 बटा 18 का 5 सही 5 बटा 9 1 बटा आपका 19 का 5 सही 5 बटा 9 1 बटा 20 का 5 1 बटा 24 का 4 सही 1 बटा 6 अभी इसको बाद में याद कर लेना 1 बटा 40 का 2.5 1 बटा 30 का 3 सही 1 बटा 3। क्लियर हुई थी ना? अब चलते हैं हम सवालों की तरफ। अच्छा ये बात आपको याद है तो बहुत आसान हो जाता है सवाल को सरल करना। इसे मिटा दिया जाए क्लियर है ठीक है भाई? अब सवाल हम लेंगे और विभिन्न प्रकार के सवाल हम सीखेंगे।
सवाल हमने एक दो लिखा है। पहला सवाल, इस तरह के सवाल हमने पिछली क्लास में किए। हमने कहा कि पिछली क्लास से ही पुनरावृत्ति की जाए, यानी पीछे के दो सवाल लेके ही हम विषय को जोड़ेंगे। तो सवाल लिखा है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 क्या कर दिया जाए, जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या में 116 सही 2/3% हो जाता है। यानी कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दो ना, यदि किसी कोई ऐसी संख्या होगी, अगर उसमें 16 जोड़ दो ना, तो उसमें जो परसेंट पहले था उससे ज्यादा परसेंट में वृद्धि हो जाती है 116 सही 2/3। यानी भविष्य में कोई परसेंटेज रहा होगा 1 2 3 4 5, लेकिन बाद में जब उसमें 16 जोड़ा गया होगा उस संख्या में, तो उसमें वृद्धि कितनी हुई, 116 सही 2/3% की बात क्या समझ पा रहे हैं। पहले मान लो कोई संख्या रही होगी 1% पे या 2% पे 3% पे, कोई परसेंट रहा होगा, हमें नहीं पता है, लेकिन अगर उसमें 16 संख्या हमने जोड़ दी तो उसके परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई, 116 सही 2/3। तो पहला काम यह है कि हम जाने कि 116 सही 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो जुड़ा होगा या घटा होगा, ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो पहले हम देखेंगे 116 सही 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, आपको 100 लिख लेना। क्या लिखना है, 116 में 100 होगा कि नहीं। और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। इतनी बात क्लियर है, 16 सही 2/3। अब ये बताओ, ये भी परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज, बताओ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब 100 का मतलब क्या होता है, 1। 100 का मतलब परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलना है। अगर कोई चीज 100% है, फ्रैक्शन में बदलना, 100 से क्या करेंगे, भाग। या फिर आप इतना भी जानते हो 100% बराबर 1, 200% बराबर 2, 300% बराबर 3, 400% बराबर 4, 1000% बराबर 10, 1200% बराबर 12। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। और 16 सही 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, बोलो भाई। 16 सही 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/6 की क्या होती है, किसकी है, 1/6 है कि नहीं। तो 1/6 आप लिखोगे कि नहीं। ये परसेंटेज खत्म हो गया कहीं में, फ्रैक्शन में। 6 का नाम 6 कितना हो जाएगा, 7। 7/6 आया कि नहीं। इसका मतलब मूल संख्या क्या रही होगी, पहले 6। नीचे जो होता है वो मूल होता है, नीचे जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है, यानी मूल नंबर होता है। पहले 6 रहा है, अब कितना हो गया है, 7। क्लियर है ना। तो भाई कितने की वृद्धि हुई, 1 की। जबकि यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 16। यानी पहले 6 था और बाद में जुड़ा होगा 1, तो कितना हो गया, 7। जबकि इसने कहा कितना हो गया, 16। तो 1 बराबर क्या आया है, 16। 1 बराबर कितना आया, 16। तो उसने हमसे कहा है कि वो संख्या बताओ। क्या बताना है आपको, तो परिणामी इतना हो जाता है, तो हमें क्या है, संख्या बतानी, कौन सी संख्या रही होगी। तो 1 बराबर 16 हो गया, तो पहले संख्या कितनी रही होगी, 6। तो 6 में 16 का क्या करेंगे, गुणा। 16 छक क्या हो जाएगा, 96। बोलो समझ में आया, कितना हो जाएगा, 16 छक कितना हो जाएगा आपका, 96 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं है, कोई दिक्कत भाई। जो ऊपर होता है या तो बढ़ा हुआ होगा या तो घटा। अगर उसने सवाल में घटाने की बात कही होती तो ये समझते हम कि 6 में से क्या, यहाँ पे संख्या कुछ और होती, 5 होती, फिर घटता तो क्या होता है, कम होता। भाई वृद्धि का रहा, इसलिए क्या है, ये बढ़ रहा है। क्लियर ना। उसी टाइप के सवाल है, फिर हम दूसरे टाइप के सवाल करेंगे। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो उसका परसेंटेज कितना हो जाता है, 166 सही 2/3 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, बोलो भाई। अब हमको ये बताओ कि पहले कुछ परसेंटेज वैसे रहा होगा, तो पहले 166 का हम लिखेंगे, 166 के लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 100 और 66 सही 2/3। क्लियर ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 1। अब 66 सही 2/3 है, 66 सही 2/3 है, तो 2/3 कहाँ पे मिलता है, 16 सही 2/3 में मिलता है। तो 2/3 में मिलता है, तो 16 सही 2/3 में मिलता है, तो कितने से गुणा करेंगे, लगभग 66 के आसपास आ जाएगा। बोलो भाई, 16 चौको 64। 4 करेंगे कि नहीं, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/8। तो 4 से गुणा करेंगे कि नहीं, तो 16 चौको बोलो 64 और 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4/3 होगा कि नहीं होगा, सॉरी 4 क्या होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, 4/8 होगा। अब यहाँ पे देखो, तो ये आप इसको आप 64 प्लस 8/3 लिख सकते हो कि नहीं। तो ये क्या होगा, 3 दूनी 6। बोलो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 प्लस 3 दूनी 6, है ना, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बटा क्या हो जाएगा 3। 64 तो कितना हो गया, 66। यानी 66 सही 2/3 मिला कि नहीं,
अब 66 से 2/3 किसकी बन गई होगी 4/8। 4/8 को क्या लिख सकते हैं, 4 का नम 4 और 4 का 2 में 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या मिल गया 1/2। बोलो समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? Yes. इतनी बात आप समझ गए हैं? यस सर। बोलिए भाई, आगे चला जाए। यस सर। अब आगे हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। अब इसमें कितना जोड़ने और घटाने की बात हमसे की है, तो कितने जोड़ने की बात कही और कितना घटाने की बात की है इसको हम देखेंगे, ठीक है भाई। चलते हैं। तो सवाल में क्या कहा है, कितना हो जाता है, अब 2 एक अन्नम 2 और 2 में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा 3/2। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 1 की हुई, तो कितना हो गया आपका 20। कितना हो गया आपका 20। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे वृद्धि कर रहा था तो 20 हो गया। 1 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका 20 और मूल संख्या कितनी है आपकी 2, तो 20 का 2 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका 40। ये आपका हो जाएगा आंसर। इतनी बात क्लियर है भाई? चलें आगे, चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के सवाल, ठीक है। अब अगला हमारा जो सवाल होगा, क्लियर है? आगे चलें। अगले सवालों की तरफ हम देखेंगे। कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। छोटे छोटे जो सवाल हमारे बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं। तो अगला हमारा जो सवाल होगा कि कैसे जो होते हैं छोटे छोटे सवाल, जैसे का शब्द आ जाए, माँ शब्द आ जाए, तो ये इनका मतलब क्या होता है बटेन। इनका मतलब क्या होता है बटेन। जैसे हम आपसे कहें कि जैसे हमारा है 85 510 का कितना प्रतिशत है। 85 510 का कितना प्रतिशत है। 85 510 का क्या है कितना प्रतिशत है। तो 85 510 का कितना प्रतिशत का मतलब होता है नीचे। का मतलब क्या होता है में और से और का शब्द आ जाएंगे तो परसेंटेज में होता है नीचे। तो 85 510 का, तो 510 कहाँ होगा नीचे, 85 कहाँ होगा ऊपर, और गुणे में क्या होगा आपका 100। गुणे में क्या होगा आपका 100। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। इसको काटो कितने से कटेगा 14 17 तिया 51 और 17 पचे 50। क्लियर है कि नहीं? तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 50/3। 50/3 हो जाएगा। और इसे आप सरल करना चाहते हैं तो और भी सरल कर सकते हैं, ठीक ना। और एक दो सवाल देखते हैं। जैसे कह रहा है 600 का 126 कितना होगा। 600 का 126 कितना प्रतिशत होगा। क्या है कितना प्रतिशत होगा। क्लियर है? 600 का 126 कितना प्रतिशत होगा। तो 600 का 126 कितना प्रतिशत होगा। अब 600 का तो का शब्द आया तो कहाँ हो जाएगा 6 नीचे। ये क्या हो जाएगा 126 और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। आप कितने से काट देंगे इसे 3 से काटेंगे। 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 और क्या होगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अभी और कट जाएगी। कितने से कट जाएगा 2 से। 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर कितना आ जाएगा 210 और बटे क्या हो जाएगा आपका 10। तो 1 0 से कट जाएगा कितना आ जाएगा आपका 21%। ठीक ना। इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। उसके बाद क्या है एक दो और हम लेते हैं। हटाएगा इन्हें तो का मतलब आ जाएगा तो क्या होगा वो नीचे हो जाएगा। एक सवाल लेते हैं फिर हम दूसरे टाइप पे आ जाएंगे। तो हमारा सवाल है आपका 900 का 9 सही 1/11। जैसे हमने कहा 900 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25%। 500 का क्या है आपका 500 का 25% बराबर x है। x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे देखो का मतलब भी गुणा। का मतलब होता है गुणा। ये परसेंटेज में दिया गया है। क्या दिया गया है अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो गुणा 100 करेंगे। लेकिन ये परसेंटेज में है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाग जैसे करना पड़ेगा। लेकिन आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है आसानी से हो जाएगा। ये आपका 900 है 9 सही 1/11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है बोलो 1/11।
1/11 की 9 से 1/11, तो एक फ्रैक्शन वैल्यू हमको लगता है गलत लिखी है। अच्छा ये भी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा बना लीजिए आप 99 से, क्या कर लेते हैं, ये सवाल गलत था। प्लस क्या हो जाएगा, 9 से 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 500, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, क्लियर है ना। अब यहाँ से आसान हो रहा है इसका मान निकाल पाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 नवा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब 125 में आप 90 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, और ये 9 2 कितना हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 215, कितना हो जाएगा 215, क्लियर है कि नहीं। तो x का मान आ गया 215, क्लियर है भाई। एक दो और लिख देते हैं बस। पहला 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखो 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, देखो कहीं शब्द मिल जाए कम ज्यादा, क्या मिल जाए कम ज्यादा, लाभ हानि, लाभ और हानि, ये सब शब्द काहे को दर्शाते हैं, अंतर, क्या दर्शाते हैं, अंतर। यानी अगर ये शब्द मिल जाए थोड़ा समझिए कि अंतर को बताते हैं, यानी माइनस करना पड़ेगा। 200 से 156, तो 200 से हमने बताया का शब्द आ जाए, ई शब्द आ जाए, में शब्द आ जाए, से शब्द आ जाए, इसका मतलब क्या होता है नीचे। तो 200 से, तो 200 नीचे होगा कि नहीं, 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है, तो 200 से 156 घटेगा कि नहीं, तो क्योंकि ये काहे को दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो 200 से 156 कितना कम है, 10 में से 6 जाएगा आपका 4, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, तो कितना है आपका 44, और गुणे में क्या हो जाएगा 100%, बनाना है गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, 44 का आधा कितना हो जाएगा आपका, बोलो भाई 5, तो ये आपका आएगा 5, क्लियर है कि नहीं। तो इतने परसेंटेज क्या उससे कम है। तो कम ज्यादा किसको दर्शाते हैं, हमें आपसे कहें 150 400 से कितने प्रतिशत कम है, 150 क्या है 150 400 से कितना कम है, 150 400 से, तो से कम, देखो सवाल ही पढ़ो, जैसे 200 से 156, तो यानी तुलनात्मक मान क्या है आपका 200, ये कहाँ होगा नीचे, तो 150 से 400 कितना कम है, तो किससे पूछा है 400 150 400 से, है ना, यानी से मतलब इसी से, है ना, से का मतलब इसी से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 400 से 150 घटाओ कितना बचेगा 250, और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 250 बटे क्या आया 4 छम 24 हो जाएगा, और उसके बाद कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 से आप काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कितना आया 125 बटा 2। अब इसका जो होगा आप कर लीजिए, क्लियर है इतनी बात की नहीं। आगे हम चले भाई, आगे इस तरह के सवाल आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ा एक यूनिट वाला बता देते हैं, इसमें यूनिट बदल जाती है, उसके बाद फिर हम अगले टाइप पे आ जाएंगे। जैसे एक सवाल है आपसे कि 65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है, 65 ग्राम 2 kg से कितना कम है ना, यही सवाल है। 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, पहले ये करते हैं, का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्लियर है। 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत, देखो यहाँ ग्राम है और यहाँ पे kg, दोनों की यूनिट अलग है, तो आपको यूनिट बनाना पड़ेगा एक, क्लियर है ना। तो 65 ग्राम 2 kg का, तो नीचे क्या लिखेंगे हम 2 kg लिखेंगे कि नहीं, और ऊपर क्या लिखेंगे हम 65 ग्राम। अब ये ग्राम है ये kg में है, तो इसको भी हम कहीं बनाएंगे ग्राम में बनाएंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 ग्राम, और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 कन्नम 5, और क्या हो जाएगा 5 15, तो ये हो जाएगा 13/4%। ये क्या है कब है, चाहे तो और फ्रैक्शन में लिख लो इसको, आगे लिखोगे क्या होगा 4 3 12, 3 सही 1/4%, क्लियर है इतनी बात। तो ये सारी चीजें हो गई। आगे हम दूसरे टाइप के सवाल करें।
होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा थोड़ा से अलग टाइप के सवाल हैं और एग्जामों में आते हैं। तो पहला काम ये है कि सवाल जैसे है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस तरह के सवाल एग्जामों में आते हैं। तो 3-4 सवाल मैंने लिखे हैं, उनको हम बताएंगे आपको। तो पहले हम ये चीज़ समझें कि यदि किसी आयत हो या वर्ग हो या लंबवृत्तीय बेलन हो या आपका स्क्वायर हो या फिर आपका वृत्त हो या कोई आकार और आकृति हो, अगर उसके क्षेत्रफल में लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि या कमी होगी तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या होती है, नियत होती है। और कांस्टेंट वैल्यू जब नियत होती है तो उसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, उसे हम इग्नोर करेंगे, यानी उसे हम छोड़ देंगे। पहला सवाल है हमारा, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। अच्छा, आयत तो आप देखे ही होंगे, आयत क्या होता है जिसमें लंबाई और जिसकी लंबाई क्या हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और क्या है, लंबाई उसकी भी समान होगी, चौड़ाई भी उसकी क्या होगी, समान होगी। इस आकार को हम आयत क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी और फिर उसका क्या होगा, कोई क्षेत्रफल होगा। तो आयत की लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l × b। क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल हो, दुनिया का कोई भी आकार की क्षेत्रफल हो, उसमें लंबाई और चौड़ाई की अगर हम क्या करें, गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो सदैव एरिया हमको प्राप्त हो जाता है। चाहे बेलन में हो, चाहे किसी भी आकार आकृति में हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा करेंगे तो वह सदैव क्षेत्रफल देता है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अगर हम गुणा करें तो वह सदैव हमको आयतन दे देता है। इसीलिए जो क्षेत्रफल होता है सदैव स्क्वायर में प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। अब आपको पता है कि 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। यानी जो पहले ये लंबाई है और हमने मान लिया ये चौड़ाई है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर है ना। तो अगर यहाँ पे 3/8 यानी 37 सही 1/2% अगर उसकी लंबाई लेंथ को बढ़ाई गई होगी तो फिर क्या हुआ होगा, उसकी चौड़ाई को हो सकता है घटाया हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पे 3/8, 8 का मतलब क्या होता है, वास्तविक, यानी पहले लंबाई कितनी रही होगी, 8। कितनी रही होगी, 8। अगर बढ़ाया है तो 8 से 3 क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। 8 में 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 11। बताओ ये लाइन क्लियर है, क्लियर है। अब फिर उसके आगे कह रहा है कि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी पहले कितनी रही होगी, 5। पहले कितनी रही होगी, 5। अगर यहाँ से कम कर दिया गया 1 कम कर दिया तो कितना बचा, 4। क्लियर है लाइन। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो 8 पंच कितना हो जाएगा आपका 40 और 11 चौक कितना हो जाएगा 44। क्लियर है ना। तो यहाँ कितने की वृद्धि हो रही थी आपकी, 4 की। कितने की वृद्धि हो रही थी, 4 की। किस पे हो रही थी, 40 पे। 40 पे तो ही होगी और गुणे में क्या करेंगे हम, 100। क्लियर है। 4 × 9 4 और 4 × 9 4, 1/10 आया। नीचे क्या आया, 1/10। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10%। यानी कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने को होगा, 10%। आगे चले, क्लियर है भाई। आगे हम चलते हैं। कह रहा किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब आप लोगों ने स्क्वायर को देखा होगा। स्क्वायर का मतलब जिसकी समस्त भुजाएं क्या होती हो, बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता तथा विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पे समद्विभाजित करते हैं, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो अब कह रहा किसी वर्ग, भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब इसमें तो एक ही भुजा होती है। तो अगर 40% बढ़ाया गया होगा तो पहले तो हम समझें कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है। कितना होता है, 1/5। अच्छा, यहाँ 40 करने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे हम, 2 से। यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई हमारी, 2/5। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भुजा है, यानी पहले भुजा कितनी रही होगी, बोलो भाई, 5 रही होगी। पहले भुजा कितनी रही होगी, 5। अब कितनी हो गई होगी, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो अब कितनी हो गई होगी, 7। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25 और 7 × 7 = 50। 25 से 49 पे आए, कितनी की वृद्धि हुई,
25 से आप आए 35 हो गया, 30 ये हो गया और ये क्या हो गया 30 10 40 कितना हो गया आपका? बोलो भाई 49 से 25 आप घटा लो अगर आपको कोई दिक्कत है बताओ। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 गया कितना आया 24। क्लियर है ना? तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई आपकी 24, 24 बटा कितना आ जाएगा 25 और उड़े में क्या हो जाएगा आपका 100। क्लियर है ना? तो ये तो पता नहीं तो 25 चौको कितना आ जाएगा 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 है 9, 96% की क्या होगी वृद्धि होगी। ये लाइन क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्लियर है? इसे मिटाया जाए। अब आगे हम अगले सवाल को देखते हैं। तो ये आपके तो रेक्टेंगल और स्क्वायर थे। अब थोड़ा हम आते हैं, जब आपके लंबवृत्तीय बेलन बनेंगे, घन और घनाभ बनेंगे, तब भी क्या होगा इसी तरीके से सवाल आपके लगेंगे। तो अगला सवाल है हमारा कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ाई जाए। बेलन तो देखा है आप लोगों ने, ये आपका क्या है बेलन है और ये बेलन है। बेलन का क्या होता है ये त्रिज्या, ये पूरा क्या होता है व्यास और ये बेलन की क्या होती है आपकी ऊंचाई। तो पहले तो बेलन का आयतन आप देखेंगे क्या होता है पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर को हम आधार का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर और h और संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होता है 2 पाई आर h प्लस आर। बाकी ये मेंसुरेशन में हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है 40% बढ़ा दी गई। अच्छा त्रिज्या बढ़ाई होगी, त्रिज्या बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई में इतने की कमी कर दी जाती है, तो इसका क्या बताओ आयतन में कितने % का क्या होगा परिवर्तन। तो हमने बताया इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम देखेंगे त्रिज्या कितनी हम आर लिख देते हैं, ऊंचाई क्या लिख देते हैं h लिख देते हैं और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर h। पाई इसलिए नहीं लिखा है, आयतन जो होगा वो पाई आर स्क्वायर h होगा। पाई इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर ना? अब देखते हैं कि उसकी त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू अब आपको याद है 2/5, यानी पहले त्रिज्या कितनी रही होगी 5 और बढ़ के हो गई होगी तो कितनी हो गई होगी 7। क्लियर है? उसके बाद ऊंचाई कितने 37 सही 1/2% की कमी कर दी जाती है और 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 याद है आपको। यानी पहले 8 रही होगी और कमी हो गई होगी तो 8 में से 3 चला गया तो कितना बचा 5। एकदम कन्फर्म है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है 5 बचा 25 क्योंकि आर स्क्वायर 5 बचा 25, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 200। क्लियर है ना भाई? यहाँ आर स्क्वायर तो 7 कितना हो जाएगा 49, 49 में 5 का क्या करेंगे आप गुणा, कितना हो जाएगा 9 बचे 45 और 5 20 और 20 4 24 कितना आया 245। 245 आया, कितने की वृद्धि हुई 45 की, कितने पे हुई है 200 पे। गुणे में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आपका आया कितना 45/2। 45/2 का मतलब 22.5%। 22 से ही 1/2% की क्या आ गई इसमें क्या आ गई आपकी इसमें आ गई परिवर्तन। इतना देखा, इतनी बात क्लियर है। अब इसी के स्थान पे वो कुछ भी कह सकता है। 1-2 और सवाल ले लेते हैं फिर आप समझ जाएंगे। क्लियर है भाई? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी ये बातें। अब इसी में कोई भी आकार आकृति हो सकता है। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं और सवाल ले लेते हैं ये किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की, ठीक ना? क्या लिया जाता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में या किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। 25% की क्या कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो आयतन, ठीक ना, आयतन में या क्षेत्रफल ही ले लेते हैं, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने % का क्या होगा परिवर्तन। तो किसी वृत्त को देखा है हमने, ये क्या है आपका वृत्त। पहली बात आप समझे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भाई ये वृत्त में त्रिज्या है और वृत्त का जो आपका परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है।
वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। चाहे वृत्त की परिधि का है और चाहे वृत्त का परिमाप का है, वो कितना होता है 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। उसने कहा अब बताओ यहाँ पाई से आपको कोई लेना देना है नो, कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो पहले क्या लिखोगे आप आर, क्या लिखोगे आर ही तो लिखोगे, और इसके आगे क्षेत्रफल में क्या लिखोगे आप आर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो 25% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले कितनी रही होगी 4 और फिर कितनी हो गई होगी 5। क्लियर है ना। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का कितना हो जाएगा 25। 16 से 25 में आई कितनी की वृद्धि बोलो 9 की। कितने की वृद्धि और किसमें हुई 16 और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100। तो 9 बटा क्या बन जाएगा आपका 16। क्लियर है ना। चाहे तो आप इसे सरल कर लो। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो भाई 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 6 सही 1/4। लेकिन यहाँ पे 9 लिखा तो 9 से यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा, तो 9 से यहाँ गुणा होगा कि नहीं बोलो 9 छक 54, 9 छक 54 हो जाएगा ना। और 9/4 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी ये 56 सही 1/4% की क्या हो जाएगी वृद्धि। क्लियर है ना। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भाग कर लेना, क्या हो जाएगा 900 बटे क्या हो जाएगा 16। वो जैसा आप करना चाहें वैसे कर। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के सवाल आपको समझ में आए होंगे। आए हैं कि नहीं भाई। यस सर। चले आगे। यस तो आपका ये इसका 56 सही 1/4 आंसर होगा, करके दिखा दिया गया है। ठीक है ना। 56 सही 1/4% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से जैसे वो कह देगा घन और घनाप कह देगा, जैसे घनाप कह देगा, क्या कह देगा घनाप की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी या ऊंचाई में फिर 20% की वृद्धि। तो हमें पता है इसका आयतन पूछेगा, तो पहले लंबाई चौड़ाई और क्या लिख देना ऊंचाई। सवाल में देते हैं ये, चलो एक सवाल लेके करते हैं। क्लियर है ना। फिर क्या परिवर्तन होता देखते हैं। कितने मिनट हो गए 37। चले आगे देखते हैं। जैसे घनाभ है, घनाभ की लंबाई में 20% की क्या कर दी उसने वृद्धि कर दी। लंबाई में कितने की वृद्धि 20%। और आपकी जो चौड़ाई होगी उसमें कर दिया 25% की कमी, 25% की क्या कर दी कमी। और ऊंचाई में मान लो 10% की वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि कर दी। यदि किसी घनाभ, एक घनाभ की आकृति, पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे। यदि किसी घनाभ के लंबाई में 20% की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि 20% की, चौड़ाई में 25% की कमी और ऊंचाई में क्या कर दी 10% की वृद्धि, तो इसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो पहले आप क्या लिखोगे L, B और H, यही तो करोगे। अब इसका आयतन क्या होता है L, B और ये क्या होता है H। ये किसका इसका है वॉल्यूम आयतन है। तो 20% की अगर वृद्धि हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पहले 5 रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी 6। क्लियर इतनी बात। उसके बाद फिर क्या कह रहा है चौड़ाई में 25% की कमी हो रही है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले 4 रही होगी तो अब कितनी रही होगी 3। कमी हो रही तो क्या हो रहा है कम। भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना है बोलो 25 को 100 है ना। तो क्या हो जाएगा 4 में 1 की कमी हुई, तो 4 में 1 की कमी हुई तो कितनी हुई 3 हुई। अब कह रहा है कि इसमें 10% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 10% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10 की, यानी पहले 10 रही होगी तो अब कितनी हो गई 11। तो इसका आयतन क्या होगा 5 चौक 20 और 20 का 10 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है क्षेत्रीय का 18 का काहे में गुणा करोगे 11, तो क्या होगा 11 8 88 और 11 का 11 कितना हो जाएगा 198। तो 98, यहाँ 200 था, यहाँ पे क्या हो गया 198। कितने की कमी हो गई बोलो 2 की कमी हुई कि नहीं। और 2 बटे क्या हो जाएगी ये 100 और गुणे में क्या हो जाएगा 100। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 0 कट गया, यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा ये कट गया। तो इसमें क्या हुआ 1% की क्या आ गई कमी आ गई। 1% की क्या आ गई आपकी कमी। क्लियर है कि नहीं। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक टाइप के सवाल और हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे टाइप के आ जाएंगे।
तो इन कोई भी आकार आकृति हो उसमें जो होता है कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को, एक सवाल, दो सवाल है हमारे, तो एक और सवाल है दूसरे टाइप का कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणामी संख्या में परिवर्तन ज्ञात करें कि कितने परसेंटेज के इसमें परिवर्तन हुआ। भाई ये बच्चा है वो 3/5 के स्थान पर 7/4 लिख देता है, यानी उसे 3/5 लिखने के लिए बोला गया होगा, उसने गलती से उसको 7/4 लिख दिया, यानी उसने, टीचर ने बोला होगा कि 3/5 लिखो, लेकिन वो नहीं समझ, भाषा की इसमें कमी नहीं होगी तो उसने उसको क्या लिख दिया 7/4। तो गलती की कि नहीं की? अगर उसने गलती की तो कितने परसेंट की उसने गलती कर दी, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको समझ लीजिए, जब कोई चीज लिखा गया हो और जो है कोई चीज बोला गया हो और कोई और अन्य चीज लिखी गई हो तो उसमें कितने का परिवर्तन होता है, कितने परसेंटेज का परिवर्तन। तो उसके लिए सदैव एलसीएम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो मिल जाएगा उसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल होता है। एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल होता है। अगर जो चीज मिल जाएगा उसको भी लिख लेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी। यानी ओवरऑल ये समझिए कि वास्तविक वैल्यू उसकी 5 थी और उसकी क्या थी 4। इनके बीच में कितनी कमी हो सकती थी? 5 चौक 20 की, यानी इसका एलसीएम कितना होगा 20। यानी 3/5 से लिखने के लिए किया गया था, कहा गया था, तो ज्यादा से ज्यादा वो 20 की गलती कर सकता था। तो 5 चौक 20 यानी 4/3 12, यानी उसे कुल मिला के हो सकता है 12 लिखना था, लेकिन उसने गलती से क्या लिखा 7/4। और कितनी ज्यादा से ज्यादा गलती हो सकती थी 20 से, तो क्या हो जाएगा 4×5 20, तो 7×5 कितना हो गया 35। क्या हो गया उसका 35। तो 12 और 35 में कितने का अंतर? 12 और 35 में कितने का अंतर? 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 3। 3 में से चला जाएगा 2 और बटे में कितना हो जाएगा 12, क्योंकि इसी में से तो गलती इसने की। बटे में क्या हो जाएगा 12 और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100। इसको अगर आप सरल करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक ना। 12/35 में आप आ गए तो इसको आप लिखेंगे। अब 23 बटा क्या आ जाएगा आपका 12, क्या आ जाएगा 23 बटे आपका 12 आ जाएगा। तो इसको आप सरल करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 230, ये आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 12। इसको आप सरल कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक ना। इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा 191 सही 2/3, 191 सही 2/3। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक ना। इसका यहाँ पे सदैव एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम इसलिए लिया जाता है क्योंकि कितनी ज्यादा से ज्यादा इसमें यहाँ पे संभावना है कि गलती हो। भाई 3/5 लिखना था, उसे 7/4 लिखा है, तो यहाँ पे जो नीचे है वो रियल वैल्यू होती है, तो रियल वैल्यू में अगर एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा वो 20 की गलती कर सकता था इसमें 3/5 में। तो 3/5 का 20 करोगे 12 आ जाएगा, 7/4 का 20 करोगे 35 आ जाएगा, 23/12 आ जाएगा, यानी 191 सही 2/3% चांस है उसमें क्या की गलती। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वहाँ तक इन लोगों को पहुँचाएं जहाँ पे लोगों को बड़ी समस्याएं हैं गणित समझने में। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी अगर सहयोग करेंगे तो हम ये समझेंगे कि शिक्षा जगत को हम आगे ले जाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।